आप आ गए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। दोनों बच्चों ने अभी तक बिना ठंडे पानी के खाना नहीं खाया है। जल्दी से पैसे दीजिए, मैं बर्फ़ लेकर आती हूँ। ये लो 10 रुपए। बाकी के 40 रुपए से मैं आटा और दाल ले आया। आज भी सिर्फ 50 रुपए की कमाई हुई है। क्या रोज़ रोज़ 50 रुपए की कमाई से क्या ही गुजारा होगा हमारा। तो तुम ही बताओ रीमा, मैं और क्या करूं? कई जगह पर मैं काम ढूंढने के लिए गया, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। जहां करता हूं वहां 50 रुपए से ज़्यादा दिन की दिहाड़ी मिलती नहीं है। अब जब तक कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक तो इन 50 रुपए में ही गुजारा चलाना होगा ना। आप परेशान मत हो, मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ, आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। आप जब तक मुंह धो लीजिए, मैं बर्फ़ लेकर आती हूँ। 10 का नोट लिए रीमा चिड़िया पास की बर्फ की दुकान पर जाती है। इतने रुपए की बर्फ चाहिए आपको? अगर 10 रुपए की बर्फ़ ले ली तो रात के लिए बर्फ़ कहाँ से आएगी। एक काम करती हूँ, 5 रुपए की ले लेती हूँ। भैया 5 रुपए की बर्फ़ दे दीजिए। रीमा चिड़िया 5 रुपए की बर्फ लेकर आती है और 5 रुपए रख देती है। उस बर्फ को रीमा चिड़िया पानी में डाल देती है। थोड़ी देर में बर्फ की वजह से पानी ठंडा हो जाता है और अब सब खाना खाते हैं। बस बहू, मेरा हो गया। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कई दिनों से सिर्फ आप आधी आधी रोटी खाकर उठ रही हैं। क्या बताऊं बहू, आजकल खाना खाने का मन ही नहीं करता। जी मचलता रहता है। बहुत गर्मी है ना, इसीलिए। तू फिक्र मत कर, ठीक हूँ मैं। माँ, वो बगल वाली सुमित्रा आंटी है ना, उनके घर पर सुबह एक नया कूलर आया है। पता है, वो कूलर बहुत बड़ा है माँ। हम लोग कूलर कब लेकर आएंगे? जल्दी लेंगे बेटा, फिक्र मत करो। गरीबी के चलते क्या कोई इंसान कम परेशान होता है, जो यह गर्मी का मौसम उसकी परेशानी को दुगना कर देता है? ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ भी था। दिन का सिर्फ 50 रुपये कमाने वाला टुन्नू बड़ी मुश्किलों से अपने घर का गुजारा चला पाता था। ना ही ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए इन लोगों के पास फ्रिज था, ना ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कूलर। इनका घर भी किसी आग की भट्टी की तरह हमेशा भभकता रहता था। एक तो ये घर की गर्मी, ऊपर से चूल्हे की आग। कभी कभी तो लगता है इस गर्मी में पिघल ही ना जाऊं। माँ, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। रुको, मैं आपको हाथ पंखे से हवा कर देती हूँ। गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से रीमा चिड़िया को पंखा करने लगती है, जिससे रीमा चिड़िया की आंखें भर जाती हैं। तभी खाट पर बैठी रीमा की सास का सिर घूमने लगता है और वह अचानक बेहोश हो जाती है। सभी रीमा की सास को नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि गर्मी के चलते उनकी हालत काफी खराब हो गई है। कितना बदकिस्मत बेटा हूं मैं, अपनी माँ तक के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रीमा, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इस पूरे परिवार की जिंदगी किसी कीड़े मकोड़े के जीवन से कम नहीं थी। कदम कदम पर परेशानियां इनके इंतजार में बैठी हुई थीं। अरे बहन जी, आपको 5 रुपए की बर्फ लेते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे देते हुए आती है। कम से कम 20 रुपए की तो बर्फ खरीदा कीजिए। आपके चक्कर में बड़ी बड़ी सिल्ली मुझे 5 रुपए की बर्फ के चलते तोड़ना पड़ता है। भाई साहब, वो थोड़ी घर में पैसों को लेकर परेशानी चल रही है ना, बस इसीलिए। जैसे ही सब ठीक होता है तो मैं ज़्यादा पैसों की बर्फ़ लेना शुरू कर दूंगी। अगर घर में पैसों की परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बर्फ लेना बंद कर दीजिए। जब पैसे हो तो ले लीजिएगा। रोज रोज मैं आपको इस तरह 5 रुपए की बर्फ नहीं दे सकता। दुकान वाले की बात सुनकर रीमा चिड़िया काफी ज्यादा निराश हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रीमा चिड़िया ने कहीं काम की तलाश ना की हो। अगर कहीं रीमा चिड़िया को काम मिलता तो वहां के लोगों की रीमा चिड़िया पर बुरी नीयत होती, और अगर जहां लोग सही होते तो वहां रीमा चिड़िया को काम ही नहीं मिलता। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से दुकान वाले की 100 बातें सुन रीमा चिड़िया 5 रुपये की बर्फ लेकर घर लौटती है और उसे पानी में डाल देती है। तभी रीमा को बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। लगता है कोई आया है। रीमा चिड़िया बाहर जाकर देखती है तो उसे अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कबूतरी मिलती है, जिसके हाथ में एक छोटी सी मशीन होती है। जी अम्मा, आपने आवाज़ लगाई? बेटा, सुबह से प्यासी प्यासी फिर रही हूँ, किसी ने भी एक घूंट पानी नहीं पिलाया।
मुझ बुढ़िया को एक गिलास पानी पिला दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी कबूतरी पसीने से काफी भीग चुकी थी। गर्मी से उसकी हालत भी खराब थी, जिसे देख रीमा बर्फ का ठंडा पानी लाकर उसे पीने के लिए देती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी कबूतरी सारा ठंडा पानी पी जाती है। इन आंटी ने तो सारा ठंडा पानी पी लिया, अब हम क्या पिएंगे? गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में इतना ही ठंडा पानी है। अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, ये तो बच्चे हैं, कुछ भी कहते हैं। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। तुमने मुझे पानी पिलाया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी बिटिया। मैं सुबह से इस मशीन को बेचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बर्फ बनाने की मशीन है, लेकिन कोई भी इसे खरीद ही नहीं रहा। अगर तुम चाहो तो इसे ले सकती हो। लेकिन अम्मा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस मशीन को खरीद सकूं। बिटिया मैं तुम्हें इसे पैसों के बदले नहीं दूंगी। तुमने मुझ बुढ़िया की प्यास बुझाई, उसी के बदले मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा ये आगे चलकर। वो बूढ़ी कबूतरी रीमा चिड़िया के हाथों में उस मशीन को दे देती है। रीमा चिड़िया उस बर्फ बनाने वाली मशीन को घर के अंदर लाकर रख देती है। माँ, वो आंटी कह रही थी कि इसके अंदर से ढेर सारी बर्फ निकलेगी। जल्दी से बर्फ निकालो ना, हमें ठंडा ठंडा पानी पीना है। बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से बर्फ निकालो ना। रीमा चिड़िया उस मशीन के एक हिस्से में पानी डालती है और साइड में लगा बटन दबा देती है। देखते ही देखते मशीन के अंदर से ढेर सारी बर्फ निकलने लगती है। इसके अंदर से तो सच में बर्फ निकल रही है, वो भी पलक झपकते ही। ये तो किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। इसका मतलब हम जब चाहे तब बर्फ का ठंडा पानी पी सकते हैं। रीमा और उसका परिवार काफी खुश होता है और अब वह जब चाहे उस मशीन के चलते बर्फ का ठंडा पानी पी सकते थे। साथ ही अब रीमा सोने से पहले बिस्तर के नीचे भी ढेर सारी बर्फ डाल देती है, जिससे उन्हें ठंड के चलते आराम से नींद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मैंने कहा ना कि पहले हम बर्फ से गुड़िया बनाएंगे, उसके बाद ही तुम्हारा ट्रक बनेगा। पहले तो हम लोग ट्रक ही बनाएंगे, बाद में बनेगी गुड़िया। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह लड़ क्यों रहे हो? देखो ना कुकू क्या कह रहा है कि बर्फ से पहले ट्रक बनाएंगे, लेकिन पहले मुझे गुड़िया बनानी है। बेटा ये बर्फ है, थोड़ी देर में अपने आप पिघल जाएगी। इससे गुड़िया ट्रक जैसी चीज नहीं बनाई जा सकती। ऐसा नहीं, हमने थोड़ी देर पहले इस बर्फ से एक छोटा सा घर भी बनाया और वो तो नहीं पिघला। आओ हम आपको अपना बर्फ का घर दिखाते हैं। कुकू और गुड़िया रीमा को बाहर आंगन में ले जाते हैं, जहां उन दोनों ने थोड़ी देर पहले एक छोटा सा बर्फ का घर बनाया था। इतनी गर्मी में भी उस बर्फ के घर को पिघलता ना देख रीमा को काफी हैरानी होती है। ये बर्फ तो वैसे की वैसी है। इसका मतलब ये बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं, चमत्कारी बर्फ है और ये गर्मी से भी नहीं पिघल सकती। इसका मतलब वो बूढ़ी अम्मा जरूर कोई भगवान का भेजा हुआ दूत थी। रीमा ये सारी बात अपने पति टुन्नू और सास को बताती है। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन भगवान को जरूर हम पर दया आएगी। अब जब ये जादुई बर्फ है तो क्यों ना इससे हम अपने लिए एक बड़ा सा बर्फ का घर बनाएं। सच कहूँ तो मैं भी उस छोटे से बर्फ के घर को देखकर यही सोच रही थी। रीमा उस मशीन में ढेर सारा पानी डालती है, जिससे उन लोगों को काफी सारी जादुई बर्फ मिलती है और अब उन बर्फ से पूरा परिवार मिलकर अपने लिए एक बड़ा सा बर्फ का घर बनाता है। इस बर्फ के घर के अंदर तो काफी ज्यादा ठंडक है, लेकिन अगर एक बर्फ का कूलर हो तो कितना बढ़िया रहेगा ना। फिर तो बिल्कुल भी गर्मी लगने से रही हमें। जब हमने बर्फ का घर बना ही लिया है तो क्यों ना बर्फ का कूलर भी बनाएं। वैसे भी डॉक्टर ने माँ को ज्यादा से ज्यादा ठंडी जगह पर रहने के लिए ही कहा था। रीमा अब उस मशीन से और ढेर सारी बर्फ निकालती है, जिससे वो लोग एक बर्फ का कूलर भी बना देते हैं। देखते ही देखते ये पूरा घर अब छोटे शिमला में बदल चुका था। वहीं रीमा चिड़िया अब बाहर आंगन में बैठकर गर्मी में खाना बनाती है। माँ, आप इस तरह बाहर आंगन में बैठकर खाना क्यों बनाती हो? आपको काफी गर्मी लगती होगी ना? लगती तो है बेटा, लेकिन अब क्या करें।
अब बर्फ़ के घर के अंदर खाना बनाना थोड़ा अजीब लगता है ना, इसीलिए मैं बाहर बना रही हूँ। बर्फ़ के घर के अंदर थोड़ी ना मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी। अगर आप मिट्टी का चूल्हा नहीं बना सकती तो क्यों ना बर्फ की रसोई बना लो, फिर तो आपको गर्मी में खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। परिवार वालों के लिए बर्फ़ का घर और कूलर बनाने के चक्कर में मैं तो अपनी रसोई को भूल ही गई थी। मेरी बिटिया रानी तो सच में काफ़ी समझदार हो गई। मेरी बिटिया रानी, अपनी माँ के लिए बर्फ़ की रसोई बनाने में मदद करोगी ना? हाँ माँ। रीमा अपनी बेटी के साथ मिलकर बर्फ के घर और कूलर के साथ साथ एक बर्फ की रसोई भी बना लेती है, जिससे अब घंटों तक रीमा को बाहर कड़ी धूप में बैठकर खाना बनाना नहीं पड़ता। अपने पूरे परिवार को गर्मी से छुटकारा दिलाने के बाद अब रीमा चमत्कारी बर्फ से लोगों की भी मदद करती है, जिससे कई जरूरतमंद लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। जंगल के एक शांत और सुंदर तालाब के किनारे रीमा चिड़िया का एक छोटा सा आशियाना था। रीमा अपने बड़े से परिवार के साथ रहती थी। उसकी सासू माँ, ससुर जी, पति टुन्नू, ननद रानी चिड़िया और 2 प्यारे बच्चे गुड़िया और कुकू। गर्मी का महीना था और सूरज आग उगल रहा था। रीमा चिड़िया घर के बाहर अपनी ननद रानी के साथ खड़ी थी। रानी, ज़रा ये मिट्टी का मटका लो और तालाब से ठंडा पानी भर लाओ। तब तक मैं दोपहर का खाना बनाना शुरू करती हूँ, देर हो रही है। रानी चिड़िया ने मुस्कुराकर मटका उठाया और तेज धूप में तालाब की ओर बढ़ गई। उसने तालाब के ठंडे पानी में मटका डुबोया और खुद से कहा, शुक्र है भगवान का कि हमारा घर इस तालाब के पास है। जब भी प्यास लगे आराम से मीठा और ठंडा पानी मिल जाता है, वरना इस धूप में तो पर ही जल जाएं। रानी पानी लेकर घर लौटी। उधर रीमा चिड़िया मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी थी। लकड़ियों के धुएं और गर्मी से वह पसीने से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। दोपहर को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो रीमा ने सबको गर्मा गर्म रोटियां परोसी। गर्मी इतनी थी कि सबके चेहरों से पसीना टपक रहा था। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान थे। माँ, इतनी गर्मी है कि खाना निगला ही नहीं जा रहा, पंख भी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ माँ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा खाना खा लो, इसके बाद तुम दोनों भाई बहन तालाब के पास चले जाना। वहाँ पेड़ों की छांव में थोड़ी ठंडक मिलेगी। बहू, इस बार की गर्मी तो जानलेवा है। चूल्हे के पास काम करना तुम्हारे लिए भी भारी पड़ रहा है। पूरा परिवार किसी तरह पसीने से तरबतर होकर खाना खाता है। रीमा का पति टुन्नू खेती करता था। अगले दिन सुबह सुबह ही धूप तेज हो गई थी। रीमा और टुन्नू अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। दोनों तालाब से मटकों में पानी भर भर कर लाते और सब्जियों के पौधों में डालते। रीमा, अगर हम रोज ऐसे ही पानी डालते रहे तो इस बार टमाटर और भिंडी की अच्छी फसल होगी। बस ये तालाब हमारा साथ दे। हाँ जी, मेहनत का फल ज़रूर मीठा होगा। चलिए, आखिरी 2 मटके और डाल देते हैं। रोज की इस कड़ी मेहनत से खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उग आई थीं। लेकिन एक दिन जब रीमा हमेशा की तरह दोपहर का खाना बनाने बैठी तो चूल्हे की आंच और बाहर की गर्मी के कारण उसे अचानक चक्कर आ गया। वह बेहोश होते होते बची। खुद को संभालने के लिए वह तुरंत पानी के पास तालाब की ओर भागी। तालाब के किनारे पहुंचकर रीमा की नजर पानी पर पड़ी। उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वहां रानी चिड़िया पहले से खड़ी थी। दोनों ने देखा कि तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर, जो पहले हमेशा पानी में डूबा रहता था, अब पूरी तरह बाहर दिखाई दे रहा था। भाभी, देखो, इस भयानक गर्मी से तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। इसीलिए ये छुपा हुआ बड़ा पत्थर आज ऊपर आ गया है। हे भगवान, अगर ये तालाब सूख गया तो हमारा क्या होगा? हमारे पीने का पानी, हमारी सब्जियां और ये रसोई की गर्मी, हम कैसे जिएंगे? दिन बीतते गए और स्थिति और खराब होती गई। तालाब का पानी सूखकर बस एक छोटा सा गड्ढा रह गया था। जंगल के सारे पक्षी त्राही त्राही कर रहे थे। एक शाम रीमा उदास मन से तालाब के सूखे किनारे पर बैठी थी। उसने ध्यान दिया कि भले ही पानी सूख गया था, लेकिन उस बड़े पत्थर के आसपास की मिट्टी में अब भी बहुत नमी थी। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो घर के भीतर कहीं नहीं थी। रीमा के दिमाग में
अचानक एक शानदार उपाय आया। उसने चमकती आंखों से खुद से कहा, जब हवा यहाँ ठंडी है तो मैं घर के बंद कमरे में चूल्हा जलाकर क्यों तड़पूं? क्यों ना मैं अपनी रसोई यहीं उठा लाऊं? रीमा तुरंत घर गई। उसने उस बड़े पत्थर की ओट में, जहां सीधी धूप नहीं आती थी, मिट्टी का एक नया चूल्हा बनाया। वह घर से बर्तन, लकड़ियां और राशन का सामान ले आई और तालाब के किनारे खाना बनाने लगी। वाह, यहाँ तो चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चूल्हे की आंच का पता ही नहीं चल रहा। यहाँ खाना बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है। जब खाना बन गया तो रीमा ने पूरे परिवार को वहीं बुला लिया। तालाब के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने का आनंद ही कुछ और है। हाँ पिताजी, घर की घुटन से तो यहाँ लाख गुना बेहतर है। अब हम रोज यही पिकनिक मनाएंगे। रीमा को इस तरह मजे से खाना बनाते और परिवार को खुश देखकर जंगल के दूसरे पक्षी भी वहां खींचे चले आए। गोरी कवि, लूसी कबूतरी और तोती अपनी अपनी चिंताओं के साथ वहां पहुंचे। अरे रीमा बहन, तुम्हारे घर से धुआं नहीं निकल रहा था तो मैं डर गई थी, पर यहाँ तो तुम स्वर्ग में बैठी हो। सच में रीमा, हमारे घरों में तो रहना मुश्किल हो गया है। क्या हम भी यहाँ अपना चूल्हा रख ले? हाँ रीमा, हमें भी इस ठंडी हवा का थोड़ा सा सुख लेने दो। अरे दोस्तों, ये तालाब और ये पेड़ किसी एक का तो नहीं है। आइए हम सब मिलकर यही खाना बनाएंगे और बातें करेंगे। अब वह सूखी झील का किनारा एक उत्सव का मैदान बन गया था। जंगल की सभी चिड़ियाओं वहीं चूल्हा जलाती, सुख दुख बांटती और ठंडी हवा के मजे लेती। रीमा की एक छोटी सी सोच ने पूरे समाज को राहत दे दी थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक सुबह अचानक आसमान में काले काले बादल घिराए। हवा में मिट्टी की सोंधी महक घुल गई और फिर टप टप करते हुए जंगल में लगातार 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। सूखा हुआ तालाब फिर से लबालब पानी से भर गया। बड़ा पत्थर फिर से पानी की गहराइयों में छुप गया। मौसम पूरी तरह बदल चुका था और पूरे जंगल में एक सुखद ठंडक लौट आई थी। अब रीमा वापस अपने घर की रसोई में आ गई थी, लेकिन अब चूल्हे के सामने बैठने पर उसे पसीना नहीं आ रहा था, बल्कि खिड़की से आ रही ठंडी बौछारें उसका स्वागत कर रही थी। माँ, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है। रीमा, इस पहली बारिश की खुशी में क्यों ना कुछ खास हो जाए। मैंने तो पहले ही तैयारी कर ली है। आज हमारी मेहनत की उगी हुई ताज़ी सब्जियों के गर्मा गर्म पकौड़े बनेंगे। रीमा ने बेसन घोला और कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तलने लगी। पूरा परिवार बरामदे में बैठ गया। बाहर बारिश की बूंदें नाच रही थीं और अंदर सब लोग चाय और पकौड़ों का स्वाद ले रहे थे। हमारी बहू जैसी समझदार चुलिया जिसके घर में हो, वहाँ हर संकट ऐसे ही खुशियों में बदल जाता है। सबने हंसते खेलते बारिश का मजा लिया। जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में टुन्नू और उसकी पत्नी रीमा चिड़िया रहते थे। रीमा पेट से थी। उसे इस वक्त आराम और अच्छी देखभाल की जरूरत थी, लेकिन उसकी लालची सास और ननद रानी उसे हमेशा ताने मारती रहती थी। टुन्नू, इस बार खेत से जो भी कमाई होगी वो सीधे मेरे हाथ में आनी चाहिए। घर का सारा खर्च मैं चलाती हूँ। अगर इस बार पैसे कम पड़े तो मैं तुम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। हाँ भैया, मेरी सहेलियों ने नए गहने बनवाए हैं, मुझे भी पैसे चाहिए। तुम्हारी ये बीवी तो वैसे भी दिन भर कोई भारी काम नहीं करती, बस खाती रहती है। माँ जी, मैं पेट से हूँ, इसलिए मुझसे ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती। और टुन्नू भी तो दिन रात धूप में कितनी मेहनत करते हैं। तुम चिंता मत करो रीमा, इस बार मैंने खेत में आलू की बहुत अच्छी फसल उगाई है। बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे तो माँ की शिकायत भी दूर हो जाएगी और तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा खाने को ले आऊँगा। टुन्नू ने अपनी मेहनत से उपजाए ताजे आलू बाजार में बेचने शुरू किए। उसने मुनाफा कम रखा और ईमानदारी से सही दाम पर आलू बेचे। भाई टुन्नू, तुम्हारे आलू तो बहुत ताजे हैं और दाम भी बाकियों से कम है। मुझे 5 किलो दे दो। मुझे भी 10 किलो दे दो। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं रीमा के लिए ताजे फल और कुछ मेवे लेकर जाऊंगा। देखते ही देखते टुन्नू के सारे आलू बिक जाते हैं। टुन्नू पैसे देखकर बहुत खुश होता है। टुन्नू खुशी खुशी घर लौटता है और रीमा को पैसे दिखाता है। रीमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
तभी सास और रानी वहां आ धमकती हैं। देखो रीमा, आज हमारी सारी फसल बिक गई। अब हम तुम्हारी दवाइयों और अच्छे खान पान का इंतजाम कर सकते हैं। अचानक सास आगे बढ़ती है और टुन्नू के हाथ से पैसों छीन लेती है। वाह, इस बार तो सच में अच्छी कमाई हुई है। रानी, कल हम दोनों बाजार जाकर तुम्हारे लिए नए कपड़े और मेरे लिए वो मोतियों वाली माला लाएंगे। पर माँ, ये पैसे मैंने रीमा के लिए कमाए थे। वो कमजोर है, इसमें से कुछ पैसे तो दे दो। ज्यादा जुबान मत लड़ा। ये ले 50 रुपए, इतने बहुत हैं इसके लिए। बाकी पैसे घर की जरूरतों के लिए हैं। रीमा और टुन्नू बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपनी बेबसी पर चुप रह जाते हैं। टुन्नू अपनी आलू की दुकान लगाए बैठा है, लेकिन आज कोई ग्राहक नहीं आ रहा। उसके ठीक बगल में कालू कौवा अपनी दुकान लगाकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। आओ भाइयों आओ, कालू के आलू ले जाओ। टुन्नू से भी सस्ते, टुन्नू से भी अच्छे, आधे दाम में ले जाओ। कालू भाई, तुम इतने कम दाम में बेचोगे तो मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। व्यापार में कोई किसी का सगा नहीं होता टुन्नू। ग्राहक तो वहीं जाएगा जहां सस्ता मिलेगा। तुम अपने आलू वापस घर ले जाओ। सारे ग्राहक कालू कौवे के पास चले जाते हैं। टुन्नू उदास होकर अपने आलू वापस बांधने लगता है। दिन बीतते गए। कालू की चालाकी के कारण टुन्नू का एक भी आलू नहीं बिका। घर में रखे रखे आलू भी सड़ने लगे और परिवार के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। जब से ये मनहूस रीमा इस घर में आई है, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अब घर में दाना तक नहीं है। निकलो तुम दोनों मेरे घर से बाहर। हाँ, जाओ यहाँ से। जब कमा ही नहीं सकते तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए। इस हालत में हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना, बाहर निकलो। बेघर और भूखे टुन्नू और रीमा खेत में आकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके सच्चे और दर्द भरे आंसू जैसे ही मिट्टी पर गिरे, एक चमत्कार हुआ। अचानक जमीन से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और एक गूंजती हुई ममतामयी आवाज आती है। दोनों चौंक कर पीछे हटते हैं। मत रो मेरे बच्चों, घबराओ मत, मैं तुम्हारी धरती माँ हूँ। धरती माँ, हमारी मदद कीजिए। हमारे पास ना घर है और ना ही रीमा के लिए भोजन। मैंने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा दुख दोनों देखा है। तुम्हारी सास का लालच और तुम्हारी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। रीमा, तुम अपने हाथों से मिट्टी खोदकर जो भी आलू निकालोगी वो शुद्ध सोने का बन जाएगा। जाओ, तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। रीमा कांपते हाथों से मिट्टी खोदती है और एक आलू बाहर निकालती है। जैसे ही आलू बाहर आता है, वह चमकते हुए सोने में बदल जाता है। टुन्नू, देखो, ये सच में सोने का आलू है। धरती माँ ने हमारी सुन ली। हाँ रीमा, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। दोनों बाजार में सुनार की दुकान पर जाते हैं। सुनार सोने का आलू देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, इतना शुद्ध सोना! इसके बदले में तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सुनार ने उन्हें उस सोने के आलू के बदले ढेर सारे पैसे दिए। उन पैसों से टुन्नू ने एक बहुत बड़ा और सुंदर घर खरीदा। उसने रीमा के लिए अच्छे खाने और दवाइयों का इंतजाम किया। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उधर पुराने घर में कमाने वाला कोई नहीं था। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो जल्द ही खत्म हो गए। सास और रानी को भूख के मारे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। सास और रानी रोते हुए टुन्नू और रीमा के सामने हाथ जोड़े लेती हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने लालच में आकर अपने ही बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई है। हम कई दिनों से भूखे हैं। हाँ भैया, भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं। जब रीमा को आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने हमें सड़कों पर छोड़ दिया था। माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप हमारे परिवार की बड़ी हैं। आप और रानी आज से हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। रीमा के बड़े दिल ने सबको बदल दिया था। कुछ दिन बाद रीमा ने 2 बहुत ही प्यारे बच्चों, बेटी चुटकी और बेटे कुक्कू को जन्म दिया। सास और रानी अब अपनी पुरानी आदतें छोड़ चुकी थीं और बच्चों के साथ खेलती रहती थीं। अब वो पूरा परिवार बिना किसी लालच और कड़वाहट के खुशी खुशी अपना